हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है, आज का हम लोग लेक्चर कवर करने वाले हैं बेसिकली टोकन्स के ऊपर एंड बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा। बेसिक सिंटैक्स जावा, ठीक है। टोकन्स करेंगे, फिर बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा को कवर करेंगे। तो बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा मतलब कि जो बेसिक टेम्पलेट होता है, बेसिक सिंटैक्स होता है जावा का, उसको करने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स जान लेना जरूरी है टोकन्स के बारे में और सब पार्ट्स ऑफ टोकन्स के बारे में। तो हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो टोकन्स है। उसके बाद फिर सिंटैक्स ऑफ जावा को कवर करेंगे, बेसिक सिंटैक्स जावा। एक जावा का प्रोग्राम लिखेंगे जो कि एक सिंपल सा हेलो वर्ड हम लोगों को अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टोकन से। तो टोकन का अगर बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन देखा जाए तो टोकन का बुक में दिया जाता है, बहुत सारे बुक में उसका डेफिनेशन दिया जाता है। ईच इंडिविजुअल यूनिट in a program is called token. Each individual unit in a program is called token. मतलब एक छोटा से छोटा यूनिट, एक छोटा से छोटा पार्ट, एक जावा का सिंटेक्स का, एक जावा का बेसिक टेम्पलेट का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जावा का जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो छोटा से छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोकन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग इंग्लिश में एक सेंटेंसेस फ्रेम करना रहता है हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को एक साथ लेकर के आते हैं और उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हम लोग को कुछ मीनिंगफुल लाइन मिले, मीनिंगफुल सेंटेंस मिले, तो हम लोग उसको बोलते हैं सेंटेंस। हम लोग उसका कुछ मीनिंग निकले तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो उसी तरीके से, और जो उसमें वर्ड्स रहता है, जो वर्ड्स रहता है वो अलग अलग इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। एक सेंटेंस है मेरे पास, अगर हमको कोई एक सेंटेंस लिखने बोले तो हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं। उस सेंटेंस में हम लोग अलग अलग वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं, अलग अलग वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मेरा एक टाइप का इंग्लिश का बेस बोल सकते हैं कि इंग्लिश का एक बेस है। उसी तरीके से हम लोग के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन है एक बेस, ठीक है। जिस तरीके से एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं और वो सारे जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं, उसी तरीके से हम लोग के पास एक टोकन होता है जिसमें हम लोग जिसके मदद से हम लोग जावा का कोड बनाते हैं, जावा का सिंटेक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इसका यूज करके। और बहुत सारे कीवर्ड्स हम लोग के पास पहले से रहते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल सिंपल सा टोकन को हम समझे तो टोकन क्या होता है, एक सिंपल सा छोटा छोटा यूनिट प्रोग्राम के अंदर, एक छोटा सा छोटा पार्ट जो भी हम लोग को एक प्रोग्राम के अंदर दिखता है, जावा का एक प्रोग्राम के अंदर जो भी छोटा सा पार्ट दिखता है वो हम लोग का एक टोकन, हम लोग उसको टोकन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। टोकन, ईच इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। टोकन क्या होता है, सिंपल वे में समझे तो हर एक छोटा सा पार्ट, या फिर हम इस तरह कैसे कह सकते हैं हर एक सिंबल या फिर हर एक वर्ड जो भी हम लोगों को जावा के बेसिक सिंटेक्स, जावा के सिंटेक्स में हम लोग को मिलता है, जावा के प्रोग्राम में जो मिलता है, हम लोग जो लिखते हैं प्रोग्राम जब बनाते हैं उसमें जो भी छोटा से छोटा वर्ड या फिर सिंबल जो भी मिलता है हम लोग को, वो हम लोग का टोकन होता है। टोकन के बारे में जान लिए। अब टोकन का सब टाइप्स जानते हैं कि टोकन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ टोकन। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन। 6 टाइप्स ऑफ टोकन होते हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके अभी कवर करने वाले हैं। तो जो हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन होता है वो क्या होता है, सबसे पहला कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक इस टाइप का एंटिटी होता है, एक ऐसा एंटिटी जिसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो इसका वैल्यू फिक्स है, इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो पाई क्या है, मेरा कांस्टेंट है। स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकती। ये फिजिक्स का क्वांटिटी है, फिजिक्स का वैल्यू है ग्रेविटेशन फोर्स का चैप्टर का। तो बस इतना समझते हैं कि जी क्या है, जी मेरे पास एक कांस्टेंट, एक वैल्यू है जिसमें जी का मेरे पास एक वैल्यू है 9.8 जिसको कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते स्मॉल जी का फिजिक्स में। तो हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि इस पर इतना डिटेल पे जाएंगे, फिलहाल के लिए बस इतना समझते हैं कि जी के एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका एक कांस्टेंट एंटिटी है जिसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब कांस्टेंट का
एक दूसरा नाम भी होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। तो कहीं पर भी लिटरल्स अगर लिखा हो, कहीं पर भी लिटरल्स लिखा हो तो आप लोग समझ जाना कि वहां पर कांस्टेंट का बात हो रहा है। कांस्टेंट को हम लोग यूज करेंगे प्रोग्राम में तो उस वक्त ज्यादा अच्छा से समझ में यहाँ पर आएगा कि कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है। दूसरा हम लोग के पास होता है वेरिएबल। वेरिएबल को हम लोग दूसरा नाम भी दिए हैं, वेरिएबल को भी हम लोग दूसरा नाम दिए हैं जिसको कि बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो कहीं पर भी आइडेंटिफायर लिखा हो तो वहां समझ जाना कि वहां पर वेरिएबल का बात हो रहा है। कांस्टेंट का तो हम लोग देख लिए कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा एंटिटी जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल पाई लेते हैं 3.14, तो ऐसा कोई भी वैल्यू, कोई भी एंटिटी जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते वो किसके अंडर आता है? कांस्टेंट के अंदर। अब वेरिएबल और आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल जस्ट कांस्टेंट का अपोजिट होता है। कांस्टेंट क्या होता है कि उसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास ए के अंदर 10 स्टोर है, मेरे पास एक वेरिएबल है, एक हम ए नाम का एक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर हम 10 स्टोर किए, लेकिन ऐसा नहीं कि ए के अंदर अगर हम एक बार 10 डाल दिए तो 10 उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। मतलब कि ए का वैल्यू 10 चेंज नहीं हो सकता। ए का वैल्यू को हम लोग दोबारा से यहाँ पर ए का वैल्यू 5 भी कर सकते हैं, ए का वैल्यू h भी कर सकते हैं, ए का वैल्यू को हाई भी कर सकते हैं, ए का वैल्यू को 6 भी कर सकते हैं। बस ये डबल कोट्स के अंदर आएगा, सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर आएगा। ये क्या है ये भी हम लोग आगे समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ए का वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं। तो एक ऐसा एंटिटी जिसका वैल्यू को हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल, और एक ऐसा एंटिटी जिसका वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो फिक्स हो गया वो हो गया, उसको बोलते हैं कांस्टेंट या फिर लिटरल्स। और वेरिएबल आइडेंटिफायर्स होता है, वेरिएबल का दूसरा नाम आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, अभी तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो हम लोग का ऑपरेटर, तीसरा जो हम लोग का टोकन है आता है हम लोग के पास ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर के अंदर कुछ सिंबल्स आते हैं जो कि जितने भी हम लोग को कैलकुलेशन करना हो तो उसके अंदर जितने भी मैथ से रिलेटेड जो भी सिंबल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन करने के लिए, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद से डिवाइड हो गया। डिवाइड हम लोग क्या करते हैं मैथ में? इस तरीके से सिंबल, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग बैकस्लैश को यूज करते हैं डिवाइड सिंबल शो करने के लिए, डिवाइड शो करने के लिए, डिवाइड से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं। इस परसेंटेज को, ये ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो परसेंटेज है इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड्यूलस। इस परसेंटेज सिंबल को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूलस बोलते हैं। इसको हम लोग मेनली मैथ में यूज कर सकते हैं, करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, लेकिन इस मॉड्यूल को, इस मॉड्यूलस को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। जैसे हम लोग डिवाइड सिंबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 5 और इसको अगर हमको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना मतलब कि 5 डिवाइडेड बाई 2, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं? 2 2 is 4, 1.05 10, इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, पूरा यहाँ पे 0 ला देते हैं, मेरे को फिर यहाँ पे क्वोशिएंट मिल जाता है। तो 5 और 2 को डिवाइड करेंगे ये वाला सिंबल से, तो मेरे को क्या मिलेगा? ये क्वोशिएंट। लेकिन बस यहीं पे अगर परसेंटेज, ये मॉड्यूल परसेंट लग जाए तो, मॉड्यूलस परसेंटेज लग, मॉड्यूलस सिंबल लग जाए तो उस वक्त क्या होगा देखते हैं। उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे डेसिमल नंबर हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जिस तरीके से सिंपली नॉर्मली फॉर्म कर रहे थे, नॉर्मली डिवाइड कर रहे थे, वो डिवाइड होते रहेगा तब तक जब तक यहाँ पे क्वेश्चन पे डेसिमल पॉइंट नहीं आया था। जैसी ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे हमको डेसिमल के बाद, सॉरी क्वोशिएंट में नंबर के बाद हमको डेसिमल पॉइंट रखना पड़ रहा है, तब हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे डिवीजन को अपना। जिस तरीके से इस क्वेश्चन में मेरे को डिवाइड कर रहे हैं 5 को 2 से, तो 2 को फर्स्ट टाइम पहली बार जब डिवाइड किए 5 से 2 को, तो सेकंड टाइम पे 2 2 जा 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। अब नेक्स्ट हमको स्टेप आगे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते थे आपको, जब भी क्वेश्चन के पास ऐसा सिचुएशन आए कि क्वेश्चन के बगल में अगर हमको डेसिमल पॉइंट देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे रुक जाएंगे, वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, और उसके बाद जब रिमाइंडर को चेक करेंगे, जो रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो मेरा इसका वैल्यू होगा। नहीं समझ में आया?
इसका जो वैल्यू होगा, ये जो रिमाइंडर 1 है, इसको डिवाइड, इसको मॉडुलस सिंबल को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो मेरे पास जो रिमाइंडर वैल्यू आ रहा है वो मेरा इस टोटल का वैल्यू होगा 1। जिस तरीके से हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो उसका मेरा वैल्यू आता है 2.5। उसी तरह से जब हम 5 मॉडुलस 2 करेंगे तो डिवाइड होगा तब तक जब तक क्वेश्चन के बगल में हम लोग को डेसिमल पॉइंट ना रखने वाला सिचुएशन जब तक नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते रहेंगे, और लास्ट में जो वैल्यू बचेगा मेरे पास रिमाइंडर में वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से मेरे पास इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर मेरे को यहाँ पर 11 को 5 से डिवाइड करना, तो क्या करेंगे, 5 2 10, तो यहाँ पे हम डिवाइड किए 10, 1 1 से कट गया, 1 1 यहाँ उतर के आ गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अगर फर्दर डिवाइड करना तो हम लोग को डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, तब यहाँ पे 0 बैठाएंगे और उसके बाद से फिर 2 10। लेकिन यहाँ पे मेरे को 5 मॉडुलस 11 लिखा गया है, तो इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ट्रिक सीख रहे थे कि क्या करते हैं, डेसिमल जब भी क्वेश्चन के बगल में डेसिमल लगाने का जरूरत पड़ जाए तो उस सिचुएशन में हम वहाँ रुक जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग के पास जो रिमाइंडर में क्या वैल्यू बचा है। तो जो भी रिमाइंडर का वैल्यू होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं और वही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, इसका हम बहुत यूज करेंगे इवन और ऑड नंबर्स को फाइंड करने के लिए जब प्रोग्राम बनाएंगे तब। ठीक है, तो इस चीज को नोट करके रखना आप लोग कि मॉडुलस क्या होता है। उसके बाद से हम लोग के पास 2 और भी सिंबल होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस ऑपरेटर, ये मेरा ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर। जिस तरीके से हम यहाँ पे सिंगल प्लस को प्लस बोलते हैं, सिंगल माइनस को माइनस बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, INCREMENT ऑपरेटर। और सब माइनस माइनस को हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका नोट्स आपको, सबका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से जाकर आपको डाउनलोड कर लेना और उसके बाद से इसको आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगा। ऑपरेटर को भी हम सब डिवाइड करते हैं, लेकिन इसको हम अगर फर्दर पढ़ने चाहे उतना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस ऑपरेटर के अंदर जो सिंबल्स है वो बताते रहे और उसको एक्सप्लेन करते रहे। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका किस तरीके से यूज करना है, इस सबको समझने के बाद जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त समझेंगे। फिलहाल बस इतना समझना है कि ऑपरेटर के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। ठीक है, ये 2 नया सिंबल्स है जो हम लोग को पढ़ना है ऑपरेटर के अंदर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का ये 2 सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब कि जो हम लोग का प्रेडिक्ट आउटपुट या फिर हम लोग को कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है उसमें सॉल्व करना रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे को इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, प्लस प्लस ए प्लस माइनस 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 बी, और यहाँ पे ए और ए का कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा 10, तो ए का वैल्यू कुछ दे दिया जाएगा 10, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सब क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब क्लियर हो गया। इसके बाद आता है अपने पास पंक्चुएटर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पंक्चुएटर्स क्या होता है, पंक्चुएटर्स के अंदर हम लोग के पास क्या क्या आता है तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पंक्चुएटर्स के अंदर हम लोग के पास कुछ सिंबल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉमा हो गया, जिससे हम लोग को सेपरेट करते हैं, पंक्चुएट करते हैं, पंक्चुएशन मार्क जिसको बोलते हैं ना वो। यहाँ पे हम लोग के पास सेमीकोलन, यहाँ पे डबल कोट्स आ गया, यहाँ पे सिंगल कोट्स आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग पंक्चुएशन मार्क को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का जो हम लोग ये मार्क होता है पंक्चुएशन मार्क, इसका अलग ही मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग में, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया पंक्चुएशन मार्क में, ये सिंबल हो गया, कॉमा हो गया, डबल कोट्स हो गया, ये सिंगल कोट हो गया, उसके बाद से ये सेमीकोलन हो गया। ठीक है, तो पंक्चुएटर के अंदर ये सारे सिंबल्स आते हैं। आप लोगों को बस ये सिंबल याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्वेश्चन में दे देगा कि ये वाला किस टाइप का सिंबल है, वहाँ पे 4 नंबर, ये किस टोकन के अंदर आता है, ये वाला किस टोकन के अंदर आता है, तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, या फिर आपको डेफिनेशन लिखना रहेगा, तो फिर आप लोग आराम से लिख सकते हो अगर आप लोगों को पता होगा कि ये किस टाइप का टोकन के अंदर आता है तो। ठीक है,
उसके बाद जो होता है अपने पास सेपरेटर। उसके बाद जो फिफ्थ वाला पार्ट आता है, फिफ्थ हम लोग का टोकन होता है, वो होता है हम लोग का सेपरेटर, जिसके अंदर हम लोग के पास कुछ सेपरेट सिंबल्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन ब्रैकेट हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, ये 3 ब्रैकेट्स हो जाते हैं हम लोग के पास सेपरेटर के अंदर। सेपरेटर मतलब क्या होता है, एक सिंटेक्स को दो अलग अलग पार्ट में जब डिवाइड करना होता है तब यहाँ पे हम लोग ये सेपरेटर का यूज करते हैं। मैथ्स में सिंपली हम लोग इसको कॉमन ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। नोट करने वाला पॉइंट है पैरेंथेसिस बोलते हैं, कॉमन ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि सेपरेटर के अंदर कौन सा सिंबल आता है। अच्छा, इसको देखते हैं, पैरेंथेसिस। अब मेरे पास लास्ट एक ऑपरेटर होता है जिसको लास्ट एक टोकन होता है जिसको बोलते हैं असाइनमेंट टोकन, या फिर असाइनमेंट हम ऑपरेटर भी बोलते हैं। कभी कभी इसको असाइनमेंट टोकन होता है हम लोग के पास, और कभी कभी इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर सिर्फ सिंगल सिंबल आता है, सिर्फ एक सिंबल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इक्वल्स टू सिंबल, इसको हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मैथ्स में आप लोगों ने इसका बहुत यूज किया होगा। जिस तरीके से हम लोग मैथ में यूज करते हैं उसी तरीके से हम लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को x का वैल्यू 10 ले लेना है, 10 मानना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 10। तो इस केस में क्या होता है कि राइट साइड में जो वैल्यू रहता है वो राइट साइड में डाल देता है इक्वल्स टू साइन। इक्वल्स टू साइन अगर हम दो टोकन के बीच में लगा दे तो ये किस टाइप का टोकन है, वेरिएबल, और ये किस टाइप का टोकन है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका। ठीक है, तो ये किस टाइप का टोकन है, वेरिएबल, और ये किस टाइप का कांस्टेंट है, टोकन। तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग अगर x का वैल्यू 10 लेना है तो हम लोग यहाँ पे इसके बीच में x और 10 के बीच में यहाँ पे इक्वल टू साइन देते हैं। तो ये क्या करता है कि लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू रहता है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू को राइट साइड के अंदर घुसा देता है, राइट साइड के अंदर डाल देता है। सेम यूज हम लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करने वाले हैं। तो असाइनमेंट हम लोग के पास एक टोकन होता है जिसके अंदर की एक सिंगल सिंबल होता है जिसको कि हम लोग इक्वल्स टू बोलते हैं। ठीक है, ये सब हो गया, नोट्स कर लेना, नोट बना लेना, इसका लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सब सिंबल्स है इसमें। ऑपरेटर के अंदर प्लस, माइनस, उसके बाद से डिवाइड, मॉड्यूलस ऑपरेटर अभी हम लोगों ने देखा इसका एग्जांपल के साथ। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हैं। नॉर्मली मैथ्स में हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, स्मॉल एक्स। ये वाला जो होता है सिंबल हम लोग के लिए मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन सिंबल के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं एस्टेरिस्क, ये वाला स्टार, इसको हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लाई सिंबल शो करने के लिए। ठीक है, ये एस्टेरिस्क हो गया। उसके बाद हम लोग के पास आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको किस तरीके से यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक टोकन्स और टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में देखा है कि क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसमें समझ सकते हैं कि कितना टाइप्स का टोकन्स होता है और टोकन क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसको हम लोग टोकन बोलते हैं और उसके कितने सारे टाइप्स हैं, इसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को भी जानना ज़रूरी है। तो वो दोनों को भी अगर हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं तो लगभग आधा से 1 घंटा का वीडियो हो जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो 3rd लेक्चर है इसका 2 से 3 पार्ट लेकर के आएंगे। पहले पार्ट में टाइप्स ऑफ टोकन्स एंड टोकन्स पूरा कवर किए हैं, सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड थर्ड पार्ट में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को कवर करके इस टोकन्स वाले टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद से फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा 4th लेक्चर, उसमें हम लोग कवर करेंगे कि सिंटेक्स क्या होता है बेसिक, और उसके बाद से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जय हिंद।